हेलो विशाल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। आप थैंक यू। हमें एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कॉलेजेस में क्या किया है आपने, ग्रेजुएशन क्या है और अभी प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट में कर रहे हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मेरा नाम विशाल भिखारे है। मैं सिवनी से बिलोंग करता हूँ। और सर मेरे पिताजी का नाम सुरेश भिखारे और मेरी मदर का नाम श्रीमती ललिता भिखारे है। मेरे दो भाई एक बहन है। मेरी पत्नी का नाम अंजलि भिखारे है। वो तालीम करते हैं उसके स्कूल में। सर मैं वर्तमान में एलडीसी के पद पर सीनियर में कार्यरत हूँ। मेरी स्कूलिंग सर लिटिल हायर सेकेंडरी स्कूल सीवनी से टेंथ और ट्वेल्थ सीवनी से ही हुई। देन आफ्टर मैंने पीजी कॉलेज सीवनी से कॉमर्स की डिग्री ली। उसके बाद फिर मैंने 2003 में अपना बैचलर ऑफ लॉ कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने 2004 से लेकर 7 तक रेगुलर एमपी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी। देन फिर पारिवारिक परिस्थिति के कारण कॉलेज की तारीख खराब होने के कारण मैं फिर दोबारा रिज्वाइन नहीं कर पाया। और वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिग्री। अच्छा, आपका एक कॉमर्स में डिग्री है, आपने बोला ग्रेजुएशन है आपका, है ना? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये डिफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? और इधर काफी समय हो गया सर। 1998 में कॉमर्स से स्नातक किया था। जी जी। इस वर्ष हमने नहीं किया। अच्छा, ये बताइए, न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते होंगे तो हम एक टर्म काफी सुनते हैं, ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया, है ना? तो ये लिस्ट है क्या और कौन डिजिग्नेट करता है इन लिस्ट को? ब्लैक लिस्ट से जो है हमारा भारत मतलब जो गवर्नमेंट है उसका विदेश मंत्रालय को डिसाइड करता है कि हमें किनसे अपने प्रशासनिक संबंध रखने हैं। सरकार डिसाइड करती है। ब्लैक लिस्ट मतलब वो कंट्री से हमारा बहुत ज्यादा जो अफेयर है, जो ट्रांजेक्शन है वो भी। अच्छा, ये बताइए, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, व्हाई यूज दिस वर्ड? सर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क को पीच नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। प्रियदर्शनी से सर मैं बता नहीं पाऊंगा सर कि उसका क्यों प्रियदर्शनी नाम रखा अच्छा, आपके सिवनी में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है एक, उसका नाम अगर आप बता पाए। गया। हाँ सर, बैनगंगा रिवर है सर। अच्छा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी सहायक किसकी नदी है की। ये? सर ये सॉरी सर। चलिए ठीक है सर। सर। विशाल जी, ये जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है क्रिमिनल केस में, तो जो आप चूंकि अब एडीपीओ की ये आपकी वो है, उसमें हैं आप, तो ये किस प्रोविजन के तहत रिलेवेंट है? ये होता है या नहीं होता है डाइंग डिक्लेरेशन? किस क्या क्या 32 एविडेंस एविडेंस एक्ट की सेक्शन 32। कौन 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 डाइंग डाइंग डिक्लेरेशन देता डिक्लेरेशन है? देता है? किसका 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 डाइंग डाइंग डिक्लेरेशन होता डिक्लेरेशन है होता है विक्टिम का? विक्टिम का? क्या क्या स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट वो? होता है वो? क्या क्या बताता है बताता है उसमें जो उसमें वो जो वो रिलेवेंट होता रिलेवेंट है और होता है और एडमिसिबल होता है? एडमिसिबल होता है? सर डाइंग डिक्लेरेशन सर इसलिए रिलेवेंट होता है कि वो पीड़ित जो मृतक रहता है वो अपने मृत्यु के कारणों के संबंध में और परिस्थितियों के संबंध में अपना स्टेटमेंट होता है। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मरते समय झूठ नहीं बोलता। अच्छा, ये ये प्रिजम्पशंस क्या प्रिजम्पशंस है क्या और है कहाँ और दिए कहाँ गए दिए गए एविडेंस एक्ट में? एविडेंस एक्ट में? सर प्रेजेंशन 3 प्रकार की होती है सर। एक होता है सर फैक्ट की प्रेजेंशन, एक लॉ की प्रेजेंशन और एक कंक्लूसिव प्रेजेंशन सर। और और ये ये सेक्शन सेक्शन 114 में जो 114 में जो प्रिजम्पशंस हैं वो प्रिजम्पशंस है क्या वो है? क्या है? सेक्शन 114 में प्रेजेंशन सर फैक्ट की प्रेजेंशन है। हम्म। हम्म। फैक्ट की प्रेजेंशन। और और सेकेंडरी सेकेंडरी एविडेंस एविडेंस ये कहाँ ये दिया कहाँ हुआ है? दिया हुआ है?
65 में दिया हूँ सर एविडेंस एक्ट की। सेकेंडरी एविडेंस में सर सर्टिफाइड कॉपीज आती है, ऐसा कोई दस्तावेज जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसकी सर्टिफाइड कॉपी। अच्छा बताएं कोई ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में कोर्ट प्रिज्यूम करेगा तो उसे प्रूव करना जरूरी है? सेक्शन 56 बोलती है सर कि न्यायालय के अवेक्षणीय तथ्य को साबित करने की आवश्यकता है। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन बताएं क्या कब होता है? सर जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति न्यस्त करता है और वो व्यक्ति उस संपत्ति को अपने स्वयं के उपयोग के लिए उसका दुर्विनियोग कर लेता है या उपयोग कर लेता है तो इसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं सर। और ये रिवीजन जो क्रिमिनल कोर्ट्स में के ऑर्डर्स के, इसका स्कोप क्या होता है, उसमें कितना देखा जाता है? सर कोई भी रिवीजन सर सिर्फ 3 ग्राउंड में होता है सर, लीगलिटी, वैलिडिटी और करेक्टनेस पे। विशाल जी ये बताइए कि सीआरपीसी में विक्टिम की अपील के बारे में बताया गया कि विक्टिम भी अपील कर सकता है, नए प्रावधान जोड़े गए थे जो। मुझे अब ग्राउंड्स बताइए किन किन ग्राउंड्स में विक्टिम अपील कर सकता है। अपर्याप्त मात्रा में दंडादेश पारित किया गया। दो ग्राउंड्स और है। ठीक है, एडॉप्शन की कार्रवाई के बारे में बताइए, जो आपकी जेजे एक्ट में चलती है एडॉप्शन की कार्रवाई, किस उसका प्रोसेस बताइए थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा ये बताइए विशाल जी, बैनिंग एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला था सहारा का। आपने देखा सुब्रतो सहारा को जेल जिसके पीछे जाना पड़ा था। तो ये क्या होती है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम और ये कैसे गवर्न होती है? योजना अधिनियम जो 2019 का है सर, ये मेनली दो चीजों को डिफाइन करता है सर, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, विनियमित और अनियमित सर। तो रेगुलेटेड में जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जैसे बैंक ये और इंस्टीट्यूशन जिनको ट्रांजेक्शन करने का राइट है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और अविनियमित से सर चिट फंड जैसी कंपनियां जो रहती हैं जिनको ट्रांजेक्शन करने का राइट नहीं रहता, एक दिन में और एक साल में दुगना, 6 महीने में दुगना करने का जो ये देते हैं प्रलोभन। ठीक है, इस एक्ट में जो सेबी है इसका क्या रोल है? ठीक है, अच्छा ये बताइए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसमें आवश्यक वस्तुओं की एक लिस्ट बताई गई है, कौन कौन सी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं मानते हैं? पेट्रोलियम से संबंधित खाद्य पदार्थों में चीनी और भी अन्य चीजें। कौन बताएगा कौन सी चीज एसेंशियल कमोडिटीज के अधीन आती हैं या नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या राज्य सरकार को कोई भी शक्ति है इसके संबंध में? ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इन चीजों का भंडारण करता है आवश्यक वस्तुओं का, कितना दंड दिया जा सकता है अधिकतम उसे और किस सेक्शन के अधीन? ठीक है, अच्छा ये बताइए, पीसीपीएनडीटी एक्ट है, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म बताएं आप क्या होता है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा विशाल जी आप बताइए कि आप ऑलरेडी बहुत समय से प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और आप अपनी पूरी क्योंकि लगभग आप बोला जाता है कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर जितना समय देता है उतना पॉलिश होता है। मेरे हिसाब से आप काफी पॉलिश हो चुके होंगे, आपने क्योंकि इतना समय उस फील्ड में दे दिया है, तब आप फील्ड बदल के एडीपीओ की तरफ क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि अब यहाँ से आपको जीरो से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा।
डेजिग्नेशन जो है सर प्रैक्टिस से संबंधित है, वकालत सब कोर्स से संबंधित है। तो मैंने जो डिफेंस की तरफ से काम किया है और तो मेरे कार्य मतलब कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं है सर। और चूंकि सर मैं एडीपीओ तो शुरू से बनना चाहता था, इसीलिए मैंने इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करी है, सीनियर के साथ ही की है। और सर कहीं ना कहीं वकालत में एक अस्थिरता हमेशा बनी रहती है, चाहे आप कभी भी कितने भी साल की प्रैक्टिस रहो। और कोविड के समय सर ये चीज बहुत रियलाइज हुई सर कि यदि अस्थिरता है जीवन में तो बहुत परेशानी का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। कोविड जैसी पैंडेमिक में सर तो बहुत ज्यादा सफर करे, तो उसी दौरान मैंने सोचा कि क्योंकि अभी एज है और शुरू से मैं तैयारी में भिड़ा रहा, लेकिन परिस्थिति और भाग्य के कारण सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन कोविड के दौरान जो टाइम मिला सर, मैंने उसका 100% यूटिलाइज किया और आज माननीय बोर्ड के समक्ष उपस्थित हूँ। एक एडीपीओ में सर जो है एक सेकंड क्लास गेस्टेड ऑफिसर है, फिक्स नियमित वेतनमान है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है, इसलिए मैंने एडीपीओ बनना चाहता थैंक यू। हूँ।